जब देश में माहौल सुपरस्टिशन का होगा, और मैं समझती हूँ कि क्यों सुपरस्टिशन ज़रूरी है, क्योंकि जब सरकारी पॉलिसी ऐसी आ रही है कि यहाँ पर रोटी रोज़ी का मुश्किल हो रहा है, तब आप कैसे पॉलिसी को ना देखकर अपने भाग्य को कोसें। एक सुपरस्टिशन का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें जब चारों ओर से देखिए इंस्टीट्यूशन या चंद टीचर और एक माहौल है जिसमें आपने देखा हंसराज कॉलेज में गाय बंध गई, लक्ष्मीबाई कॉलेज में गाय बंध गई, गोबर के उपले बनाना, इसके ऊपर आप समझ रहे कि आपने स्किल दे दिया, ये स्किल तो है पर इससे क्या वाइट कॉलर जॉब में। अगर एक इंडिविजुअल को चारों ओर से घेरा जाएगा सुपरस्टिशन से, जब वो अपने टीवी पे देखेगा, और टीवी बहुत चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, और आपको मालूम है कि इस तरीके से ये ऑल्टरनेट मीडिया बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जिस तरीके से मीडिया एक ही चीज़ दिखा रहा है, चारों ओर मंजीरे ही बज रहे हों, चारों ओर एक सुपरस्टिशन हो रहा हो, आपने देखा कैसे इवन वेल एजुकेटेड मिडिल क्लास अपर क्लास पीपल ऑल्सो बर्तन बजाने लगे, भाई कोविड भगाया जा सकता है कैसे। आपने एम्स पे पत्ते और फूल तो बरसा दिए, पर जो डॉक्टर्स को किट चाहिए थी वो आप मुहैया नहीं कर पाए। जैसे हम लोग लैब ले रहे थे, तो देखिए जब हम ऑनलाइन लैब लेते हैं तो सारा जैसे मामला डिजिटल है, वर्चुअल लैब्स हैं, तो एक स्टूडेंट के अंदर एक रेस्टलेसनेस हो गया कि फ़ौरन उसको रिजल्ट मिल जाए। जबकि लैब में जब हम काम करते हैं तो ट्रबल शूटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई अपरेटस नहीं काम कर रहा, अगर वायर अंदर से टूट गई है, इसको जांच करना, एक एक वायर को देखना, तो वो जो ज़मीनी या आप ये कहें कि हाथ से काम करने वाला और एक पेशेंस, मैं ये समझ रही हूँ कि सबसे पहला उसका डैमेज हुआ है, कंसंट्रेशन का डैमेज हुआ है। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय पूरी तरह खुल चुका है। इस वक्त हम हैं मेरेंडा हाउस और हमारे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की एसोसिएट प्रोफेसर आबा देव हबीब, और मैम पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो काउंसिल है उसकी मेंबर रह चुकी हैं। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद विश्वविद्यालय परिसर खुला है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया? ये बहुत खुशी की बात है, और एक तरीके से यूनिवर्सिटी में जीवन लौट आया है। और स्टूडेंट के लिए भी देखिए क्लासरूम के अंदर और बाहर दोनों एक तरीके से उसकी लर्निंग होती है। और ये जो 2 साल तक यूनिवर्सिटी बंद रहा, एक तरीके से ट्रंकेटेड ही स्टूडेंट्स को नॉलेज मिल पाया। इनफैक्ट स्कूलों से लेके कॉलेज तक सब स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ, तो यूनिवर्सिटी खुलना बहुत ही बेहतर बात है। हाँ, हम कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। हम इसी बीमारी से, जैसे आज के दिन में सड़कें खुली हैं और लोग तैयार हैं उसको जूझते हुए, झेलते हुए आगे चलने के लिए, उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ ने भी तय कर लिया। 2020 में लॉकडाउन लगा मार्च में। उससे पहले आप जो स्टूडेंट हैं उनके साथ स्टडी और संवाद करती थी, बहुत लंबे टाइम बाद उनसे मिल रही है, उनके कोई बिहेवियर, उसमें कुछ अंतर महसूस किया? जैसे हम लोग लैब ले रहे थे, तो देखिए जब हम ऑनलाइन लैब लेते हैं तो सारा जैसे मामला डिजिटल है, वर्चुअल लैब्स हैं, तो एक स्टूडेंट के अंदर एक रेस्टलेसनेस हो गया कि फ़ौरन उसको रिजल्ट मिल जाए। जबकि लैब में जब हम काम करते हैं तो ट्रबल शूटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई अपरेटस नहीं काम कर रहा, अगर वायर अंदर से टूट गई है, इसको जांच करना, एक एक वायर को देखना, तो वो जो ज़मीनी या आप ये कहें कि हाथ से काम करने वाला और एक पेशेंस, मैं ये समझ रही हूँ कि सबसे पहला उसका डैमेज हुआ है, कंसंट्रेशन का डैमेज हुआ है, कि हम कंसंट्रेट करें या हमें फ़ौरन कोई चीज़ मिल जाए। उस तरीके से स्टूडेंट्स के अंदर एक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन घटा है। एकेडमिक ईयर लगभग ख़त्म होने को है और अब फुल फ्लैश पढ़ाई हो रही है, तो इस बार जो एग्ज़ाम होंगे वो तो फेस टू फेस ही होंगे। देखिए ऐसा है कि हमारा 3 कैलेंडर्स चल रहा है। फर्स्ट ईयर का एडमिशन बहुत देर से हुआ, नवंबर में ही उनकी क्लासेस शुरू हुई, तो उनका पहला ही सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन जो है वो मार्च में है। उसको यूनिवर्सिटी, क्योंकि तैयारी बहुत दिनों से करनी होती है, किसी भी सत्र में, किसी भी एकेडमिक सेशन में लगभग 70,000 स्टूडेंट एनरोल होता है, तो उनकी परीक्षाओं की तैयारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कर चुका था, तो वो ऑनलाइन ही होगा और ओपन बुक टेस्ट होगा। यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 7 दिन दिए, इसके स्टूडेंट वापस लौटे, और वो बिल्कुल सेमेस्टर एंड में था, 20 दिन में उनके एग्ज़ाम शुरू हैं। तो कॉलेजेस ने ये निर्णय लिया कि हाइब्रिड मोड रहेगा पढ़ाने का। जो स्टूडेंट आज के दिन में फ़ौरन नहीं आ सकता, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर के लिए वो ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ईयर है
उसके एग्ज़ाम मई में शेड्यूल्ड हैं। वो फिज़िकल मोड में ही होंगे और हम होप करते हैं, देखिए पेंडेमिक के चलते हमें समझ नहीं आता कि कब चीज़ें खुली हैं और कब फिर एक स्लो डाउन हो, पर अगर आपका खुला रहेगा तो सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए अभी सेमेस्टर में 2 महीने की पढ़ाई बाकी है, तो 2 महीने पढ़ाई करके वो मई में एग्ज़ाम लेंगे। आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल। मैम, आप फिजिक्स की प्रोफेसर हैं, तो साइंस बोलते हैं किसी भी देश की रीड होती है रिसर्च के संदर्भ में भी। बिल्कुल। हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले जैसे 10 साल का हम टेन्योर लें भारत का, तो साइंस में क्या तरक्की हुई है, खासकर रिसर्च में? नहीं, वो तो अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च हो रहा है। मैं कॉलेज के संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि पिछले 10 साल में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के अंदर रिसर्च करने का उत्साह बढ़ा है और वो पढ़ाई के साथ साथ अपने करिकुलम के साथ साथ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो छोटा रिसर्च टॉपिक्स हो सकते हैं, फील्ड वर्क हो सकते हैं, वो करके अपने CV को भी बेहतरीन करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि लर्निंग क्लासरूम के अंदर और बाहर दोनों की प्रक्रिया है, तो बियॉन्ड क्लासरूम वो क्या सीख सकते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से भी होता है जो कॉलेज में होती हैं, और इस तरीके से भी कि आपका वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे करें। जहाँ तक कि देश की बात है, मैं एज अ साइंस टीचर कहूँगी कि एक बहुत बड़ा हमला साइंटिफिक टेम्पर पे हो रहा है और उसको लेकर मैं चिंतित हूँ। ये बात हो सकती है कि हमने अलग अलग जगह पे कुछ हम आगे फॉरवर्ड गए हों, लेकिन एक पूरा देश का जो माहौल है कि जहाँ बाबा से डिक्टेट हो रहा है आपका स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे IIT खड़गपुर अजीब सा कैलेंडर लेकर आ रही है, जहाँ IIT का प्रोफेसर कहेगा कि घोस्ट को कैसे भगाया जाए, एक पूरा का पूरा आपके जो बड़े प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े नेता, देखिए नेहरू ने कहा कि जो डैम जो हैं वही गिरजाघर मंदिर हैं, और आज हमारे पास ऐसा है कि जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को भी एक तरीके से खारिज करते हुए सुपरस्टिशन को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें देश का क्या यू टर्न होगा, ये एक गंभीर मसला है मेरे लिए। आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया कि कुछ सुपरस्टिशंस पैदा किए जा रहे हैं। तो मैम, आप एक साइंस की प्रोफेसर हैं और बाहर एक जैसे खबरें आती हैं, जैसे कोरोना काल में देखते हैं कि बिना फैक्ट के कुछ लोग आते हैं कि कोरोना ठीक होगा, या फिर कोई या थाली बजा के, या उस तरह का, या फिर कुछ सुपर जेट हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमारे कुछ पौराणिक रीति रिवाजों से उसका नींबू और मिर्च से किया जाता है। तो उस चीज़ में जब आप स्टूडेंट से कन्वर्सेशन करती हैं तो आपको लगता है ये चीज़ें छात्रों को बड़ा प्रभावित करेंगी आने वाले टाइम में? देखिए, एक पूरा माहौल होता है, हम लोग एक कंडीशनिंग में पैदा होते हैं और इंस्टीट्यूशंस का काम होता है उस कंडीशनिंग को तोड़ के, और जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो अनलर्न करके लर्न करना है। आप हमेशा अपने को इवैल्यूएट करते रहते हो और आपको एक नई सच्चाई पता चलती रहती है। जब देश में माहौल सुपरस्टिशन का होगा, और मैं समझती हूँ कि क्यों सुपरस्टिशन ज़रूरी है, क्योंकि जब सरकारी पॉलिसी ऐसी आ रही है कि यहाँ पर रोटी रोज़ी का मुश्किल हो रहा है, तब आप कैसे पॉलिसी को ना देखकर अपने भाग्य को कोसें। एक सुपरस्टिशन का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें जब चारों ओर से देखिए इंस्टीट्यूशन या चंद टीचर, और एक माहौल है जिसमें आपने देखा हंसराज कॉलेज में गाय बंध गई, लक्ष्मीबाई कॉलेज में गाय बंध गई, गोबर के उपले बनाना, इसके ऊपर आप समझ रहे कि आपने स्किल दे दिया, ये स्किल तो है पर इससे क्या वाइट कॉलर जॉब मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात सवाल है। ये स्किल तो बहुत सारे लोगों के पास था और आपने वंचित कर दिया तो उन्हीं सबको यूनिवर्सिटी पहुंचने का। तो यूनिवर्सिटी में चंद टीचर्स ये बातें कहें भी, या यूनिवर्सिटी के कई टीचर्स ये बातें कहें भी, पर अगर एक इंडिविजुअल को चारों ओर से घेरा जाएगा सुपरस्टिशन से, जब वो अपने टीवी पे देखेगा, और टीवी बहुत चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, और आपको मालूम है कि इस तरीके से ये ऑल्टरनेट मीडिया बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जिस तरीके से मीडिया एक ही चीज़ दिखा रहा है, चारों ओर मंजीरे ही बज रहे हों, चारों ओर एक सुपरस्टिशन हो रहा हो, आपने देखा कैसे इवन वेल एजुकेटेड मिडिल क्लास अपर क्लास पीपल ऑल्सो बर्तन बजाने लगे, भाई कोविड भगाया जा सकता है कैसे, आपने एम्स पे पत्ते और फूल तो बरसा दिए, पर जो डॉक्टर्स को किट चाहिए थी वो आप मुहैया नहीं कर पाए। तो इस सुपरस्टिशन के अंदर क्या इंडिविजुअल तोड़ पाएगा उन सबको अगर वो चारों ओर से घिरेगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत परेशान करने वाला सवाल है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारी लर्निंग, हमारी एजुकेशन, हमारा माहौल देश का कैसा हो, और ये जो पॉलिटिक्स और रिलीजन का घोलमेल चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एक समय में पार्लियामेंट में आपको सरोजनी नायडू से लेकर सारे लोग नज़र आ रहे हैं, और
आज जब हम 21वीं सदी में हों, वहाँ हमारे पार्लियामेंट में योगी बैठे हों, हाँ, और तो ये आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए, एजुकेशन क्यों ज़रूरी था, यूनिवर्सिटीज़ क्यों बनी थी, ताकि ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो, और बहुत हुआ भी। रिजर्वेशन के चलते यहाँ पे ये जो आज यूनिवर्सिटीज़ में हेट्रोजेनस ग्रुप है, उसने ही पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को बचाने का एक तरीके से सौगंध उठा रखी है, और मतलब वो लड़ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है जिस दिन पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी, उसकी एजुकेशन में यू टर्न आ जाएगा। अब महिलाओं की एजुकेशन का देख लीजिए, आज जब देश में लोगों की नौकरी जा चुकी है, सब कुछ जा चुका है, और आपके पास एक ऐसी सरकार है जो बेटी बचाओ का नारा तो दे सकती है, पर कर्नाटका में ये जो सारा हुआ उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं दे सकती। तो आप समझ लीजिए कि ये यू टर्न की एक जो है ना चीज़ें हैं, और इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा, मैं यही समझती हूँ। आपने कर्नाटका का जिक्र किया, तो उसी पे हम आएंगे कि जो हमारे संस्थान होते हैं, शैक्षणिक संस्थान, उसके अंदर हर वर्ग के छात्र होते हैं, आर्ट, कला, विज्ञान। तो राजनीति के कोई भी पार्टी हो, तो इस तरह का जो माहौल पैदा करना देश के अंदर, तो आने वाले 10 सालों के बाद इसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जितने मुल्क हैं जो बदहाली में हैं, वहाँ पे रिलीजन हावी है। क्योंकि आपके पास कुछ ना हो तो आपको घमंड सिर्फ आपके उच्च जाति में पैदा होने का, एक रीजन में पैदा होने का, एक रिलीजन का होने का ही हो सकता है। आपके पास कुछ नहीं है, पर आप भूखे पेट भी आप समझते हैं कि आप किसी को सर्व कर रहे हैं। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। और जो कर्नाटका में हुआ, तो मैं ये समझती हूँ, मिरांडा हाउस हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जो भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है, जो सरकार से रुपया लेता है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अलग मकसद से खोले गए हैं। पर जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पब्लिक फंडेड स्कूल हैं, जो आप सारे धर्मों को, सबको बराबर करके, एक तरीके से एक तरीका है कि धर्म और शिक्षा एकदम अलग चीज़ है, इसको आप अलग कीजिए, लेकिन आपके पास सबका इक्वल स्पेस होना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि ड्रेस कोड में जनेऊ है, तो ड्रेस कोड में अगर मान लो, ठीक है, एजुकेशन का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे पहुँचेंगे, आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आप अपने धर्म पे या अपनी कंडीशनिंग पे भी सवाल उठाएंगे, आप अपना एक सच ढूंढेंगे, तो आप वो होने तो दीजिए। पर आप एजुकेशन के जो बंद कर देंगे दरवाजे, अगर आपको सरस्वती वंदना किसी कॉलेज में बुरा नहीं लग रहा है, अगर आपको किसी का बिंदी पहनी हुई है बुरी नहीं लग रही है, किसी ने पोदी रखी हो तो वो बुरी नहीं लग रही है, तो आप हिजाब के ऊपर इस तरीके से क्यों कर सकते हैं? मैं अलग बात कहूँगी कि हिजाब और घूंघट और उस सब के ऊपर हमारी अलग समझ है, और उसको हम नहीं व्यक्तिगत नहीं, उस पर भी विमेन एक पूरे मूवमेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि ये बांधने का तरीका है। पर मेरे हिसाब से कोई भी रिलीजियस जो सिंबल है वो बांधने का तरीका है, और उसको लड़ा जाना चाहिए, पर वो अलग एक सवाल है। पर यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये हो सकता है कि जिस तरीके से वीडियो आया कि 10 लड़के जो है एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं, या जिस तरीके का एकदम रॉयड सिचुएशन हो गया, उसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन की कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी का रिलीजन चलेगा? यहाँ पे टीका धारी, और अगर आपने गले में आज ऑरेंज मफलर पहन लिया, तो वो भी एक स्टेटमेंट है, दैट इज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दैट इज़ अ रिलीजियस स्टेटमेंट. If you are allowing that, how are you allowing that? It is also the duty of the institution to safeguard, and protect each and every teacher and student and कर्मचारी. So उसमें भी एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, और अभी तक कोई स्टेटमेंट सरकार की ओर से ना आए. प्राइम मिनिस्टर हर समय मन की बात करते हैं, और उनके मन में कहीं पे भी कोई जगह ना हो. एक देश है जो बहुत तरीके के देश इकट्ठे हैं, जैसे कि भाषाओं के स्तर पे, रिलीजन के स्तर पे, रीजनल, उसमें भी आप अगर इसकी सुंदरता को आगे नहीं ले जा सकते, अगर आप इस सुंदरता को एक्नॉलेज नहीं कर सकते, और अगर आप इस सब में एक ही रंग ढूंढना चाह रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि आप गलत जगह पे बैठे हैं. आपने सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े किए, और बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में एक शब्द यूज़ किया जाता है, अर्बन नक्सल. वो क्या है? देखिए, रैशनैलिटी को कूड़ेदान में डालने के ये तरीके हैं. मेंटलिटी पे अटैक किया जाता है.
मैं एक तो आपसे ये बात रखना चाहती हूँ कि सरकार के और सरकार मतलब अनफॉर्चुनेट बात है कि वो बहुत ही पार्टिजन है। बीजेपी आरएसएस के कॉइन किए हुए वर्ड्स को हमें इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने किसानों के खिलाफ भी खालिस्तानी बोला, कभी पाकिस्तानी बोला, कभी कुछ भी कह दें वो लोग। क्या हम उन्हीं पे डिबेट करें? ये अर्बन नक्सल तो एक कूड़े में डाल देने वाला वर्ड है। जब तक कि मतलब मैं तो बहुत दिनों तक टीवी चैनल्स पे जाना मैंने मना कर दिया, क्योंकि जिसका जहाँ पे एक्सपर्टी नहीं है उसको बुलाकर आप चैन 20 मिनट आप करवाते हैं, उसमें ख़त्म हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश को एक मीडियोकर बना के रख देना चाहते हैं। तो जो आपके ऊपर सवाल उठा सकता है, जो आपको क्वेश्चन कर सकता है, उसके ऊपर आप एंटी नेशनल और आप अर्बन नक्सल या तमाम इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उसको कॉइन कर दें। इस सब के थ्रू हमें देखना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि कैसे आज सरकार ने LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया। क्या ये नेशनलिज्म है? क्या ये नेशनलिज्म है? आप तो वेलफेयर स्टेट भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को जो मदद करता है वो ये संतुलन है प्राइवेटाइजेशन के बीच में और जो सरकारी संस्थान है उनके बीच में। और आज के दिन में सब खत्म हो रहा है। रेलवे एक सबसे बड़ा नौकरी देने का सरकारी एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट था। कौन सा यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट है जो फिलॉन्थ्रोपी कर रहा है, जो अपनी जेब से खर्चा करेगा? पहले सरकार उसको लोन देगी, लोन से वो खरीदेगा और फिर वो उसमें से रुपया बनाएगा। तो आपने तो जो लोग घाटा कर रहे हैं, जो लोग लड़ाई करवा रहे हैं, जिसका किसी का भी इलेक्शन चल नहीं पाता जब तक ये एक विवाद ना हो, ऐसे लोग नेशनलिस्ट हो गए। और बाकी सारा देश जो सवाल कर रहा है, और हमेशा मैं तो अपने पेरेंट्स को देखती थी क्योंकि वो भी एजुकेशन सिस्टम में थे। आज से 20 मतलब मोदी सरकार के आने से पहले आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर था कोई भी उस पर बात रख सकता था। आपको कभी डर नहीं लगा कि आप बस में जा रहे हैं, आपने कोई जोक क्रैक कर दिया या आपने सरकार के ऊपर सवाल कर दिया तो आप पिट जाएंगे, ऐसा तो कभी कोई माहौल नहीं था। इनफैक्ट ये आम नागरिक का हक है, ये आम नागरिक की ड्यूटी है कि वो सवाल करे, तभी सरकारें जो है रास्ते पे रहती है। नहीं तो वो बिल्कुल आज के दिन में कॉर्पोरेट सेक्टर की सरकार हो गई। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बिलियनियर्स हो गए, आप ये नहीं देख रहे कि कितने लोगों को आपने सुसाइड के ट्रैक पे डाल दिया। तो ये जो एक सरकार है जो दूसरों को एंटी नेशनल बोल रही है, ये कैसी सरकार है? इसका क्या नर्वसनेस है? ना हिंदू धर्म खतरे में है, ना हमारा देश खतरे में। ये खतरा दिखा के एक एनिमी बनाकर आप अपना हिस्सा कर रहे हैं। अंतिम सवाल मैम, कि वापस से शिक्षा पे लौटेंगे कि ये सब शिक्षा का ही हिस्सा है। हाँ, हम इसमें बजट पे बात करेंगे कि चाहे अभी आम बजट आया हो, शिक्षा पे उतना महत्व नहीं दिया जाता। दूसरा कि साइंस की बात करें तो क्या जो रिसर्च और सेमिनार होने चाहिए भारत में, क्या वो हो रहे हैं और फंडिंग भारत सरकार द्वारा हो रही है या कम हुई है? आप पता करें तो, और मैं चाहती हूँ कि आप खुद से ग्राफ मतलब अवेलेबल है डाटा, इसको जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप ग्राफ दिखाएं और आप देखेंगे कि 2013 में जितना हमारे पास फंडिंग था एजुकेशन की ओर, वो बिल्कुल ड्रॉप कर गया है। और उसमें जैसे एक तरीके से ड्रॉप करके ऊपर नीचे चलता रहता है। पिछले के मुकाबले आपको लगेगा कुछ हज़ार करोड़ ज़्यादा कहीं पे मिल भी गया है, तो वो 2013 को भी हम छू नहीं पा रहे हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि 1948 में जब एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी तो वो कह रही थी 6% GDP एजुकेशन को मिलना चाहिए, और आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह को मिला के भी हम 3.34% GDP ही एजुकेशन को दे रहे हैं, हम 6 भी नहीं दे पाए। जबकि एजुकेटर्स का मानना यह है कि जब 50% जनता 26 साल के कम उम्र की है तो हमारे देश का या तो हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करके हम एक टॉप लीडर्स बनेंगे इन रिसर्च। क्योंकि आपको रिसर्च का जब आउटपुट चाहिए तो आपको बेस बढ़ाना पड़ेगा उन सब का जिनको आप एजुकेशन में लेकर आते हैं, क्योंकि एक पिरामिड होता ही है। तो आपको या तो बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम आगे विश्व गुरु सच में बन पाएँ, नहीं तो जुमले से आप काम चलाइए और चीप मजदूर बन के आप निकलिए। तो यही होने वाला है। मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।